the pharmacy shops. If I give just this statement, due diligence in pharmacy shop, so what will you do? क्या क्या करेंगे आप? Pharmacy shops का due diligence करना, ये statement मिल गया आपको. What all you can do? वहाँ पे चेकिंग वगैरह करनी है? नहीं, बस चेकिंग ऐसे नहीं है, आपको इंस्पेक्शन नहीं करना है, सिर्फ ड्यू डिलिजेंस करनी है. ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनानी है कि फार्मेसी शॉप से रिलेटेड इन योर सिटी. Number of data analyzed. Number of shops. Total Okay. data analyzed. Data analysis. What is data? What data you will analyze? Number of shops is one thing. There are 3,000 pharmacy shops in my city. Then Mostly which type of shop selling which type of drugs? Okay, number 2. Good. How many people are having the actual license? Okay, how many people have the license? Shops, okay. 3,000 shops, okay. What else? सोचिए, बहुत सारे आइडिया आएंगे आपको. बताइए. बताइए. बिलिंग क्या बिलिंग? दवाई मेडिसिन के बारे. अच्छा, तो yeah, they are stockists, super stockists, or the retail shops. Good. What else? Who are providing online services? Who are providing online deliveries, right? और क्या हो सकती है? कोई more medical shops, education support बना रही है. Which shops are aligned to hospitals or which are not? Which shops are close to the hospitals or they are aligned to the hospital? They are within the hospital premises. Very good. What else? How many shops are providing veterinary medicines? Okay, shops providing veterinary medicines. What type of medicines they will have? What type of medicines do they have? Variety of medicines. Very good. Good. What level of shop it is? Is it like small scale? Is it? Okay, some bit of scaling of the shops कि किसमें से कितने किस टाइप का आई वुड से शॉप का कैटेगरी वाइज डिवीजन कर सकते हैं. एक शॉप में से 5 लाख रुपीस तक का सामान है, दूसरे में 10 लाख का है, और तीसरी बड़ी शॉप है रिटेल शॉप, उसमें 20-50 लाख तक का है. बहुत बड़ी मैसिव शॉप है, उसमें बहुत ब्रांड्स मिल जाते हैं. और कुछ बताइए. शॉप्स है आपके पास, आपको डिटेल रिपोर्ट बनानी है. किस कंपनी की मेडिसिन वो ज्यादा रखता है, सेल करता है, राइट? फाइजर की है, नोवार्टिस की है, सन की है. और सोचिए और क्या है, और सोचिए. Lot many ideas, lot many things. सोचिए फार्मेसी शॉप है, क्या क्या होता है फार्मेसी शॉप में, और कैसे उसमें और डिटेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बना सकते हैं. बताइए जल्दी, फास्ट, फायर योर न्यूरॉन्स. कस्टमर को डील कैसे करते हैं? अब इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं. एक तो ओवरऑल रेटिंग आप कह सकते हैं कि भाई कस्टमर एंगेजमेंट कैसा है, मतलब वेलकम करते हैं, पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लस्सी पिला देते हैं, कैसा कुछ है क्या करते हैं? डीलिंग बहुत बहुत मायनों में होती है. डीलिंग क्या मतलब है?
गूगल रिव्यूज सबसे बेस्ट तो फीडबैक अच्छे हैं। क्या उनकी कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है? ऐसी शॉप जिनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसको मैप में देख के आप कर सकते हो किस टाइप की मेडिसिन मिलती है नहीं मिलती, और क्या हो सकता है? रिव्यूज हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? शॉप दिनाना पार्टनरशिप और जिनके शॉप्स दिनाना मतलब हो रहा हॉस्पिटल्स या शॉप्स दिनाना पार्टनरशिप करनी। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर अलाइंड होते हैं, दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी सेड कि हो सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? सर who have got licensing in the hospitals लाइजनिंग विद द हॉस्पिटल, ठीक है। और सोचिए, और साइंस में जाइए थोड़ा। सर जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है कि किसके पास कौन से ड्रग्स अवेलेबल है, कौन कौन से डिसीज को ट्रीट करेंगे, जैसे जनरल विलेजेस की फार्मेसीज में कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्रग इजीली मिलते हैं और सिटीज में इजीली मिल जाते हैं। करेक्ट है। जनरली हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है। क्या हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिवीजन है या नहीं है, तो कीमोथेरेपीज मिल जाएंगी, मिलेंगी। इवन बाहर की रिटेल शॉप में व्हाट काइंड ऑफ एडवांस थेरेपीज यू कैन गेट। अनदर थिंग इज कैन यू गेट जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड, राइट? क्या किस टाइप की शॉप क्या है, जेनरिक प्रोड्यूस करती है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेडिसिन क्या है उस शॉप पे, वो मैटर करता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेडिसिन क्या है, राइट? क्या न्यू एज थेरेपीज अवेलेबल हैं, न्यू मेडिसिन, फॉर एग्जांपल Wegovy we mentioned, GLP-1 antagonist mentioned, क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है? Do they give medicine only through the prescription? That's another one, right? Only through the prescription. और क्या बता सकते हैं? एक मेडिकल शॉप की सेल कितनी है पर मंथ की? कमर्शियल पे जा सकते हैं, किस डॉक्टर से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन आते हैं वहां पे, ये बता सकते हैं, राइट? और क्या बता सकते हैं? और सोचिए, what else you can identify? the negative points of particular shop or something. कौन से पॉइंट्स? Negative points. नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है? Drawbacks. क्या जो वहां पे पर्सन बैठता है उसका फार्मेसी डिग्री है या नहीं है, या किसी को भी ऐसी दे दिया है बस वो नाम करके ले आता है, उसकी स्किल्स कितनी है? सिमिलरली वॉइस मेडिसिन में अगर आप यू गो एंड टेस्ट इट whether they are able to identify or not, right? Similar speaking medicines में एक ही मेडिसिन के सबसे ज्यादा वेरिएंट्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल इज अवेलेबल इन 10 डिफरेंट वेरिएंट्स, राइट? क्या वो जेनरिक में भी लो प्राइस जेनरिक रखते हैं, नहीं रखते हैं? आई मीन सो मेनी पॉइंट्स जस्ट ऑन वन थिंग। स्क्वायर फीट में एरिया कितना है उस मेडिकल शॉप का? एक्सेसिबिलिटी कैसी है? कैन ए पेशेंट ऑन व्हीलचेयर कैन गो एंड कम? If I ask you to make due diligence on this report, I am pretty sure some of you with this thorough data, you can start your own venture, your own company, because this data is so critical, you won't believe. Just this data for one city, you can get a lot of information and you can really use this for so many analytics, many analytics. This requires a lot of due diligence, right? So due diligence is a very thorough, thoughtful report making for certain things. When we start in pharmacy, when we start a project in a pharma company, right? Pharma company, what the pharma company always want? What a pharma company always want? They can work for them, they can develop Right. But really चाहते क्या है? एक फार्मा कंपनी क्या चाहती है? क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कैसे मिलेगा उनको? सेल से मिलेगा। सेल कैसे होगी? जब सेल कैसे होगी? जब मेडिसिन बिकेगी। मेडिसिन क्यों बिकेगी? मेडिसिन अच्छी होगी तो बिकेगी। मेडिसिन कौन लेगा? पेशेंट लेंगे। तो क्या होना चाहिए? पेशेंट होने चाहिए। पेशेंट क्यों होंगे? जब डिसीजेस होंगी। So finally they need diseases, and the world is full of diseases, right?
तो कभी भी स्टार्ट होता है ये प्रोजेक्ट फार्मा कंपनी में, स्टार्ट विद अ डिसीज, राइट? डिसीज सिलेक्शन, देयर सो मेनी डिजीज। आपको क्या लगता है फार्मा कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो सारी डिसीज एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? कैन दे स्टार्ट इमीडिएटली ऑल द डिसीज ऑफ द वर्ल्ड? Everybody has a fixed amount of money, and like pharma companies also, they always need to struggle to find what is the right set of disease they need to pick. Now your due diligence, now you are recruited as part of a disease due diligence department in a pharma company, and your role is to identify the right set of disease for their portfolio. पोर्टफोलियो समझते हैं? पोर्टफोलियो मतलब आपका पूरा डिसीज का क्या मेकअप है फॉर ए फार्मा कंपनी। योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इज आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं। आपका एजुकेशन पोर्टफोलियो इज हाउ मेनी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, स्किल, बैचेस दैट यू हैव। सो पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन of everything within that domain. So portfolio of a pharma company in terms of disease is like how many diseases they have already worked, what are the diseases they are already available in the system, where the medicines are available, and what all they need to work on further, how many diseases they want to work further. So based on that portfolio, your role is to identify the right set of disease. Right set of disease. How would you do it? आप उसका ड्यू डिलिजेंस कैसे करेंगे बता दीजिए। जो डिसीज सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है उसको सबसे पहले ओके, वाइडली स्प्रेड डिसीज को कर लेंगे, ठीक है? आर यू एग्री? डू यू एग्री विद दैट? More people are affected. फीवर से पूरी दुनिया बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। Shall we start with fever? Why not? सर क्योंकि जो फीवर है उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत जल्दी हो The जाता है। another criteria is the treatment available or not available. ठीक है? तो पहला क्राइटेरिया हो गया डिसीज तो स्प्रेड होना चाहिए, डिसीज कितना है, कितनी लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर करंट थेरेपीज क्या है। एनी अदर क्राइटेरिया? तो आप किसको लेंगे, जिसकी करंट थेरेपीज अवेलेबल हैं या किसकी करंट थेरेपीज अवेलेबल नहीं है? डिसीज कम में अवेलेबल या नहीं अवेलेबल है। ओके, देखिए इसमें ये साइंस है, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स लगते हैं। इसमें हम डायरेक्ट आंसर नहीं बोलते हैं, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। सोचिए और क्या हो सकता है। You are working as portfolio manager in a pharma company, and your role is to select a disease based on data. How would you select it? How would you give the recommendation to the company for disease selection? रीजन, किस रीजन में डिसीज से इम्पैक्ट है। ओके, व्हाई रीजन इज सो इम्पोर्टेंट? पॉपुलेशन इफेक्ट करती है। Because various regions have various climatic conditions. ओके, तो उससे क्या कंपनी क्यों डिसीजन लेगी उस चीज को लेके? हो सकता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक सप्लाई चेन पाइपलाइन मेंटेन करनी हो, सप्लाई चेन, राइट? बहुत गर्म एरिया में आप बायोथेरेपेटिक्स को बिना लॉजिस्टिक आप दे नहीं सकते, राइट? एक मेडिकल स्टोर में रेफ्रिजरेटर कितना बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है। अगर आपको वही मेडिसिन ज़्यादा लोगों को देनी है तो आपको फिर डीप फ्रीजर्स और ये सब का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन बोलते हैं उसको। बहुत सारी चीजें, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है? वाइडर रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है। ओके, हमें तो डिसीज सेलेक्ट करनी है।
डिसीज सेलेक्ट करनी है. योर रोल इज टू सेलेक्ट द डिसीज. What should be the criteria you will use to propose the disease to the pharma company? Due diligence करके बता दीजिए. क्राइटेरिया बताइए. हम तो इजीली बता सकते हैं, साइंस ग्रेजुएट से. अगर आप लोग कंफर्टेबली नहीं बैठे तो आगे आ जाइए. लेकिन आवाज नहीं आ रही है इसके कुछ बता नहीं रहा. सोच के देखिए, कोई डिसीज को सिलेक्ट करना है कैसे करेंगे? इट्स नॉट दैट बिग क्वेश्चन. कैसे, क्यों, व्हाई कैंसर? सर बिकॉज क्योंकि ना जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है. उसके पहले रेडियोथेरेपी वगैरह करते हैं और उससे भी उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली नहीं होता है. तो एक पेशेंट अगर कैंसर पेशेंट है तो वो बहुत लंबे टाइम तक लाइफ में मेडिसिन लेता रहेगा. सो इसको बोलते हैं करंट ट्रीटमेंट ऑफ केयर. अभी करंट ट्रीटमेंट क्या है उसके बेसिस पे डिसीज सेलेक्ट की जाती है. अनमेट मेडिकल नीड, एक मेडिकल नीड जो अभी तक अनमेट है, जिसके लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना. ऐसी डिसीज जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसके मलेरिया एंड डेंगू रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट कंपनीज काम नहीं कर रही. व्हाई? Data is not there. Data तो बहुत सारा है. Because they are curable. They are not curable. They are just doing symptomatic treatment. उसके लिए वैक्सीन आनी बहुत जरूरी है. I think phase 3 में ट्रायल भी चल रहा है, जल्दी आ जाएगी डेंगू के लिए. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है किस रीजन में डिसीज है. क्या कोई फार्मा कंपनी ये क्यों डेवलप करे, क्यों डिसीज पर काम करना चाहती है? क्योंकि उसे क्या बनाना है, उसको मेडिसिन बनानी है. क्यों बनानी है मेडिसिन? प्रॉफिट के लिए, राइट. उसको बेचनी भी तो है मेडिसिन. कोई लेने वाला नहीं होगा तो जी, लेने वाले तो बहुत लोग हैं इंडिया में. डिसीज है तो इंडिया, लेकिन उसके पैसे देने वाले ज्यादा लोग नहीं है. पैसे ज्यादा देने का मतलब है परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा नहीं है. वो मेडिसिन की कॉस्ट आती है 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, बट पीपल कांट अफोर्ड. ऐसी कंट्रीज में जो डिसीजेस होती हैं जहां पर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, वहां पे इनोवेटिव कंपनीज ज्यादा. मलेरिया डेंगू इतनी ज्यादा कॉमन है, लेकिन अपने रीजन्स में. अगर यही चीज यूएस में होती तो यूएस में लोगों की परचेजिंग क्या, सब लोग वहां पे बहुत रिच हैं, वहां पे इतनी ज्यादा क्यों सेल हो जाती है? क्या है उनके पास? उनके पास एम्प्लॉयमेंट है. मुझे लगता नहीं कि अपने शहर में कोई भी अनएम्प्लॉयबल है. सब कोई ना कोई तो कमा रहा है, ऐसा तो नहीं है. वो भले ही डेटा दिख नहीं रहा होगा तो लगे. एजुकेटेड है इसलिए उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए, वो खरीद लेते हैं. नहीं सर, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं इस पे काम. वहाँ पे गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है कि मेडिसिन मिलनी चाहिए. हमारी गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती. हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है. ऐसा है क्या? हमारे पास जन औषधि केंद्र है ना, यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, सस्ते में मेडिसिन मिलती है, फिर भी लोग काम नहीं करते. फिर भी क्यों मेडिसिन इनोवेशन नहीं हो पाती? न्यू मेडिसिन पे बाहर की कंपनीज उन डिसीजेस पे क्यों नहीं काम करती जो वहां की नहीं है? लेट्स पुट इट दैट वे. क्योंकि वो परचेज कर लेते हैं, वहीं की डिसीज वाले लोग परचेज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाते अपना परचेज. वहां क्यों परचेज कर लेते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन. क्योंकि सर वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ही ज्यादा है. पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उतना एवरेज कमा रहा है. पर कैपिटा ज्यादा है एवरेज में, हर कोई उतना ही कमा रहा है ये कोई गारंटी नहीं है.
सर तो उनकी करेंसी भी करेंसी में वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन एक पूछता हूँ आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस? ठीक है, दिस इज द रियलिटी। द रियलिटी इज दिस। आपने कभी देखा है कि जिसके पास इंश्योरेंस होता है वो फीवर के लिए भी फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाता है? वो क्या जाता है, एडमिट हो जाता हूँ है, होता है ना। मेरे पास इंश्योरेंस है तो कोई भी चीज चला जाता है, उसमें क्या है, बिकॉज आई नीड नॉट टू पे, राइट। कौन पे करेगा उसको? इंश्योर्ड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी पे। अगर यही चीज मैं सब लोगों को बोल दूं और उनको बोलूं कि आपको जो मेडिसिन भी आएगी ना वो भी इसी से पेड होगी, तो क्या होगा? सारे लोग जाएंगे। वो डॉक्टर साहब जितनी महंगी लिखनी है लिखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। हर कोई कहेगा, कहना भी चाहिए, उसको क्या जा रहा है, डॉक्टर साहब लिखो आप जितनी अच्छी लिखी, जो टेस्ट कराने करो, मेरे को तो कल तक ठीक होना है, ठीक है। मतलब डॉक्टर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इंश्योरेंस जब होता है तब ये चीजें लैंडस्केप चेंज होता है। यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स, गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड। जितना आप लेट इंश्योरेंस लेते हैं उतना प्रॉब्लम आता है। कंपनीज में इंश्योरेंस दिया जाता है, जब आपकी जॉब लगेगी तब होगा, लेकिन हर कंपनीज में ऐसे नहीं होता है। और कंपनी के इंश्योरेंस तभी तक वैलिड रहते हैं जब तक कि आप कंपनी में काम करते हैं। अगर कंपनी में से जॉब छोड़ के आपने कुछ और स्टार्ट कर लिया, आपका इंश्योरेंस नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो प्राइवेट इंश्योरेंस इज ए मस्ट। आप कम का लीजिए। और इवन आपके घर में अगर सीनियर सिटीजन भी है, 70 प्लस एज है, आई थिंक उसके लिए गवर्नमेंट का ऑलरेडी रहता है, आयुष्मान भारत वाला कार्ड रहता है, आई थिंक 5 लाख तक का। आई थिंक वो पंजाब में भी होगा ही, जब ऑल ओवर इंडिया में है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, तो कुछ जगह पे नहीं है, लेकिन वो होगा, राइट। तो चेक कीजिए, कई लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड खुद के बने, वो भी बने। इंश्योरेंस से चीजें हेल्प होती है ना, इंश्योरेंस से वो चीज बनती है। तो डिसीज सिलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन ले रहा है, कहाँ डिसीज कहाँ पे प्रेवलेंट है। क्या डिसीज केवल ऐसी है जो हो रही है और अपने आप खत्म हो जा रही है, ऐसी है तो क्या उस पर आप काम करेंगे कि डिसीज हुई और 3 डेज 5 डेज में ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई, तो विल यू डेवलप द मेडिसिन? नहीं, उस पर तो काम नहीं करेंगे, उसमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इम्यून सिस्टम ही ऑटोमेटिकली उसको क्लियर कर दे रहा है। इन सच केसेस व्हाट हैपेंस, कंपनीज आइडेंटिफाई द डिसीजेस which are unmet, there is an unmet medical need, there is a return on investment, which population is affected, there are fatalities, mortalities, लोगों की डेथ हो रही है, लोगों को सर्वाइवल के लिए चाहिए, राइट। बहुत स्पेशल इश्यूज हैं और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये ट्रीटमेंट जो है सब स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर डिजीज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो रियली उसको रिवर्स कर दे या स्टॉप कर दे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आज मेमोरी लॉस हो रहा है, ठीक है दे दो ये मेडिसिन, थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, नींद नहीं आ रही है तो ये मेडिसिन दे दो, ये ठीक हो जाएगी, हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो ये दे दो, शांत हो जाएंगे। इस तरीके से काम हो रहा है। सो डिसीज सिलेक्शन इज अ बिग क्राइटेरिया। डिसीज का ग्रोथ कैसा है पता लगा, आज आप डिस्कवर कर रहे हैं मेडिसिन को और 10 इयर्स में जाके डिस्कवर होती है, लेकिन 10 इयर्स तक तो ये डिसीज रहेगी नहीं, कुछ और हो जाएगा, उसकी सर्जरी आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल, उसका कुछ और हो जाएगा, उसमें न्यू मेडिसिन और आ जाएगी। आपके कंपटीटर्स क्या काम कर रहे हैं? फाइजर देख रही है कि नोवार्टिस क्या काम कर रहा है, नोवार्टिस देख रही है कि बीएमएस क्या काम कर रहा है, बीएमएस देख रही है लाइब्रेरी क्या काम, सब कुछ को देख रहा है। आप वो चीज डेवलप करेंगे जिसमें ऑलरेडी कंपटीटर्स बहुत ज्यादा है, जिनकी ऑलरेडी क्लिनिकल पाइपलाइन हेल्दी है, आप करेंगे। सब में इफ एंड बट है। अगर जीएलपी पे इतना मेजर फोकस है क्योंकि वो 100 करोड़ का बिजनेस 8-9 मंथ्स में कर सकती है, तो फाइजर को लग रहा है कि मैं पीछे रह जाऊंगा अगर मैंने इसमें हाथ नहीं डाला तो।
इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कि ये ओबेसिटी डिजीज इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, और ये ऐसी नहीं है जिसको एक बार दे दिया, मेडिसिन दे दी और ट्रीट हो गई। ये तो ईयर ऑन ईयर चलनी ही है। ऐसी मेडिसिन में आपका कस्टमर हमेशा बना हुआ रहता है, राइट। थायराइड की मेडिसिन देखिए, एक बार शुरू हो गई तो चल ही रही है, वो परमानेंट हो गया वो तो उसका कस्टमर। उसके बाद ये और बोल दिया कि इसके अलावा मेडिसिन चेंज मत करना, जो खा रहे हो वही खाते रहो, तो उसका तो एक EMI बन गई उसके लिए तो साहब। सो पॉइंट ये है कि हाउ वी सी द डेटा इज वेरी डिफरेंट, एंड डेटा इज a lot of game. When you work in a company, you work very differently. You work in a very systematic way, very open-minded way. What are all the things are going on in the market? आपको अपना कंप्यूटर्स का भी देखना है, डिसीज का भी देखना है, साइंस भी देखना है, कमर्शियल भी देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना है, डिसीज प्रोग्रेशन भी देखना है, फोरकास्टिंग भी करनी है, एंड डिसीज सिलेक्शन इज सच अ बिग एरिया। अगर आपको इतना नॉलेज है, आप जानते हो कि डिसीज के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उस टाइप में कर सकते हो, राइट। आप उसको अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। And like that, people generally select a disease. Within the broader disease, जैसे आपने ऑन्कोलॉजी बोला, कैंसर बोला कि कैंसर का केयर नहीं है, क्योर नहीं है, लोग बस कीमोथेरेपी दे रहे हैं, रेडियोलॉजी, फिर भी रिलैप्स हो रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं है, वो टर्मिनल इलनेस ही है। किसी को अर्ली स्टेज में सर्जरी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत खराब है, सारे पैसे भी चले जा रहे हैं फैमिली के, और ट्रीटमेंट रिजल्ट्स भी कुछ भी नहीं आ रहा है। यू आर जस्ट बाइंग इन सम टाइम, कुछ टाइम ही खरीद रहे हैं बेसिकली हम पेशेंट के लिए, कुछ हो नहीं रहा है उसमें। एटलीस्ट कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी में तो एटलीस्ट यही सिचुएशन। सर्जरी हो जाए तो बेटर है, तो टाइम मिल जाता है पेशेंट को, वरना 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, और फिर हार्ड टाइम आता ही है पेशेंट के लिए और केयर गिवर्स के लिए, फैमिली के लिए। सो ऐसी टफ डिसीजंस जिसमें एक ब्रॉडर एरिया है, फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी, और उसमें आपको सेलेक्ट करना हो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑन्कोलॉजी इंडिकेशन, विच वन आई नीड टू सेलेक्ट, आप उसके भी स्पेशलिस्ट बनते हैं। पता है आपको, सिर्फ एक डिसीज में भी किस चीज का डिसीज लेनी है, सब डिसीज। सो ऑन्कोलॉजी इज अ थेरेप्यूटिक एरिया, डिसीज इज लाइक ए पैंक्रियाटिक कैंसर। तो आपने ये तो बोला कि ठीक है हम इतनी सारी चीजें देख के कर लेंगे, लेकिन अभी साइंस की बात कम हुई। डिसीज ऑल्सो डिपेंड करती है डिसीज सिलेक्शन कि आपको साइंस क्या पता है। मेडिसिन तो केवल पैसे से डेवलप नहीं होती, साइंस भी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। What is the science in a disease? क्या साइंस है? How it is spread, how it is migrated, how it enters the body. पैथोफिजियोलॉजी, Pathology. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ए डिसीज। आप एक डिसीज की अगर इन एंड आउट सब चीज जानते हैं ना, आप उसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट अ कंप्लीट डिसीज लैंडस्केप। लैंडस्केप तो बहुत बड़ी चीज है, केवल एक डिसीज के मास्टर हो सकते हैं आपको करना चाहिए वो काम। आप खुद सोच के देखिए, एक पर्सन, एक फार्मासिस्ट इस तरीके की शॉप रखा है जो केवल और केवल ओबेसिटी की मेडिसिन को ही पोर्टफोलियो में रखता है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल शॉप only for obesity. Do you think it will add value? केवल वो शॉप में मेडिसिन ही नहीं रख रहा है, वो नॉलेज भी रख रहा है। Which medicine works well when it has to be given. भले ही वो प्रिस्क्राइब डॉक्टर ही कर रहा है, but that person also knows a lot about it. You read the GLP-1 the publication, I can give it to you. I can guarantee you, if you become GLP-1 expert, you will find so many ways to get employed,
so many ways. आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है. If you become oncology specialist, knowledge is available. डॉक्टर भी कहाँ से पढ़ रहा है? अपने कोर्स से पढ़ रहा है, प्लस प्रिस्क्रिप्शन जब इससे पढ़ रहा है, पब्लिकेशन से. If you know how to search the right way the publication, you identify the right set of publication, read them. If you understand pancreatic cancer का डिसीज प्रोग्रेशन कैसे होता है, आप हॉस्पिटल में किसी ने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी है अभी तक? करिए. आप 2 टाइम्स किया आपने. आप हॉस्पिटल में जाके एक बार बस पेशेंट को ऑब्जर्व करिए, कितनी पैथेटिक सिचुएशन है इंडिया में. ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स को के केयर गिवर को कुछ भी नहीं पता है कि उनके पेशेंट के साथ क्या होना है, राइट? ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि, या डॉक्टर का फर्ज नहीं बनता है कि वो बताए कि आखिर इसका प्रोग्रेशन कैसे होना है. आप कीमोथेरेपी देंगे भी तो कब तक ये चलेगा, और फाइनली उसमें क्या होना है, फाइनल स्टेज क्या होनी है. क्या ये फर्ज नहीं बनता वहां पे किसी भी नर्स का या फिर केयर गिवर का या फिर काउंसलर का, जो ये बताए कि आपके लिए बेस्ट इस समय डिसीजन क्या है. किसी के पास फैमिली में पैसे नहीं है, वो अपनी जमीन बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, कीमोथेरेपी करा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको 2 months 3 months 6 months का टाइम मिलेगा. What is the right decision? Who will tell? You people should tell. You become the counselor for such diseases. So lot of about, you cannot be counselor for Alzheimer disease and oncology. We don't want that. We want you become the expert for one specific disease. Within oncology, select which disease is prevalent in this region and identify. This is a massive opportunity. Nobody is tapping because किसी को भी पढ़ना नहीं है, बस उनको लगता है कि ये जॉब हो जाएगी, हो जाएगा. But there is a lot of opportunities. Just look, keep your eyes open. Materials available. Be the scientific way. Learn the scientific way. Learn the science. Understand the underneath science. Pathophysiology. कोई मेडिसिन कैसे काम करती है, कीमोथेरेपी दिया तो उसके साथ ये 3 चीजें क्यों मिक्स की जा रही हैं. अरे कोई तो काउंसिल करे, कोई तो बताए कि आप घर जाएंगे तो आप वॉमिटिंग आएगा, घबराइए नहीं, इसमें ऐसा होता है. Who will tell? So many. I can't tell you, there are so many things that you need to read, understand and then. So employability does not come कि आपने बी फार्म कर लिया तो हो गई एम्प्लॉयबिलिटी. आप रिक्वायरमेंट तो देखिए, साइंस की रिक्वायरमेंट कितनी डेप्थ में है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या नया सीख रहे हैं और कितना कुछ करने की जरूरत है. सो पैथोफिजियोलॉजी इज वन थिंग. पैथोफिजियोलॉजी इज फाइन, बट क्या उसके लिए ड्रग डेवलप की जा सकती है, ये अलग केस है. अल्जाइमर्स की पैथोफिजियोलॉजी काफी कुछ पता है, कुछ लेवल पे नहीं भी पता है, बट हम ड्रग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें की एरियाज नहीं पता, की स्टेप नहीं पता. क्या उसके लिए एनिमल मॉडल अवेलेबल है? आप एनिमल मॉडल की वो टेस्ट करते हैं ना, उसमें एनिमल टेस्टिंग करते हैं आप लोग, एम फार्म में करते होंगे. तो जब आप वो टेस्टिंग करते हैं तो क्या एनिमल मॉडल है? अभी फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, एनिमल में ट्राई किया जाता है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा बिहेवियर करेगा? नहीं करता है, राइट? इवन सिंपल लिवर टॉक्सिसिटी, हेपेटोसेलुलर टॉक्सिसिटी, ट्रांसलेटेबिलिटी नहीं है. देयर आर पीपीएक्स मॉडल, PXB model in rat which are growing the human liver cells. और उसमें टेस्ट करते हैं, फिर भी ट्रांसलेटिव फेल है, फिर भी क्लिनिकल ट्रायल में फेल. ओनली 30% फेलियर जो है क्लिनिकल ट्रायल में इज बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी है, नहीं है. सो हु विल टेल, हु विल डू दैट, हु विल डेवलप इट? सारे एनिमल मॉडल्स जो हैं कहीं ना कहीं बाहर से ब्रीड होके आते हैं, नहीं करते हम, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग ही नहीं है जो इस चीज को जानते हैं, करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, नए माउस मॉडल डेवलप करते हैं.
अगर आप माउस मॉडल में जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, यू कैन डू अ लॉट मच मोर। सोचिए आप कितना कर सकते हैं, राइट? आपको यू कांट इमेजिन इतना इसमें स्कोप है। So disease selection is just one thing, which seems a small thing, and many people don't even consider कि ये चीज भी होती है। And through a very strong end-to-end due diligence, people identify what is the right set of disease to be start with. Once the disease is selected, right, in the very initial stage, we go to the target. What is target? Which is the main site of the disease. Okay, which is the main enzyme, main protein. It could be an ion channel, it could be a protein, it could be a DNA, it could be a transmembrane protein or soluble protein. It could be many things, right? जिसके लिए आप थेरेपी डेवलप करते हैं। तो एक बार डिसीज आइडेंटिफाई होती है, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर टारगेट्स टू इट। अकॉर्डिंगली यू विल डेवलप द मेडिसिन फॉर दैट, राइट? और उसमें क्या होता है कि आपको एक टारगेट सेलेक्ट करना है। कौन सा करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां से लुधियाना जाना है। देयर आर सो मेनी वेज टू गो लुधियाना। बहुत सारी रोड्स होंगी, कौन सी रोड पिक करेंगे? Nearest. जो नियरेस्ट होगी, ओके। जो स्मूथ राइड देगी, हो सकता है जो पास में ये है, जो सबसे शॉर्टेस्ट है, वो उसमें फुल स्पीड ब्रेकर ही है, उसमें फुल गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब लोगे वो वाली जिसमें पैसे कम लगेंगे, हो सकता है कि आपको टोल नहीं लगा है, जिसमें ट्रैफिक कंडीशंस कम होगी, ओके। और क्या हो सकता है? जिसमें ज्यादा जिसमें ज्यादा वो वाली लेंगे, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ओके। और क्या होगा? एक बहुत छोटा रास्ता है, मतलब सुरंग बनी हुई है, ऐसे समझ लीजिए, लेकिन जाना आपको कार से, ले लेंगे आप वो रास्ता। आपको जिस व्हीकल से जाना है वो तो जाए वहां पे, वो रास्ते पे तो चल सके, वो भी एक क्राइटेरिया है, राइट? सो ऐसे ही टारगेट्स के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। कैन यू थिंक अबाउट इट? दिस साइंस सोचिए कैसे काम करेगी। डिसीज सेलेक्ट कर लिए एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट टारगेट। कैसे करेंगे? राइट टारगेट, एक प्रोटीन सेलेक्ट करनी है फॉर एग्जांपल। कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मेडिसिन से बाइंड करेंगे, मेडिसिन बाइंड करने वाली होनी चाहिए, राइट? उसकी साइड ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मेडिसिन बाइंड करे, ट्रांसफर हो पाए, वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में बैरियर्स होते हैं। आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो ओरली जाती है, देन कहाँ जाती है? इंटेस्टाइन में जाती है, स्टमक के, देन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले वो लिवर में जाती है, डिटॉक्सिफाई होती है, केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, एंड देन वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, फिर सब जगह जाती है, टिश्यू में जाती है, ऑर्गन में जाती है, टिश्यूज में जाती है, सेल्स पे जाती है, सेल के अंदर अगर टारगेट है तो कितने सारे स्पीड ब्रेकर चलते हैं, वो सारे से क्रॉस करना है। वी कॉल देम एज बैरियर्स इन ड्रग डिलीवरी, राइट? उनको क्रॉस करके उसको जाना है। तो वहां तक आपकी न्यू थेरेपी है, वहां तक जानी चाहिए। देन और क्या होना चाहिए? और टारगेट का क्या पता होना चाहिए? There are 20 different टारगेट। अभी आप एक साइड एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा कितने टारगेट्स हैं किसी के लिए, और ये साइंस चलती कैसे है, कैसे लोग इतना सब दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन चलता कैसे है? तो मान लीजिए 20 टारगेट्स हैं, एंड 20 टारगेट्स में आपने
देखा कि सब टारगेट्स ठीक है, रिपोर्टेड टारगेट्स हैं, तो कैसे उसमें से वन को सेलेक्ट करेंगे? नेचुरल टारगेट्स हैं, सब नेचर के ही हैं। तो ऐसा कौन सा टारगेट है जिसका डिसीज में की रोल है? जैसे कभी कोई वो होता है ना, धरना प्रदर्शन होता है और एक पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, और अगर उसको रोकना है तो किसको पकड़ते हैं? पहले वो लीडर को पकड़ लेते हैं। तो अगर डिसीज को क्योर करना है तो किसको पकड़ेंगे? ऐसे टारगेट्स को पकड़ेंगे जो क्लिनिकली रिलेवेंट होगा, जिसका डिसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। राइट, क्लियर? जिसका डिसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने उसको पकड़ लिया। आप 3 लीडर हैं और तीनों लीडर में एक लीडर ऐसा है जिसको आपने पकड़ लिया, तो उसकी जगह दूसरा लीडर आ जाता है? और एक तीनों का एक अपना एक लीडर है, जिसको पकड़ लिया तो तीनों भी शांत बैठ जाते हैं। तो आप किसको पकड़ोगे? हाँ, जो सुपर लीडर है उसको पकड़ोगे। राइट, जो उन तीनों में सबको सप्रेस करता है। वैसा ही है टारगेट्स में भी, हम उसको पकड़ते हैं जिसका की रोल है डिसीज में, कि अगर उसको कर लिया तो उसके साइड में और नहीं है। लेकिन डिसीजेस ऐसे नहीं चलती हैं, इसीलिए डिस्कवरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स नाउअडेज। एक टारगेट ब्लॉक करते हैं, दूसरा टारगेट निकल के उसी डिसीज को कॉज करने लगता है। एक टारगेट को कैप्चर करते हैं, वो अपना म्यूटेशन करने लगता है ना? म्यूटेट हो जाते हैं टारगेट्स। ड्रग म्यूटेशन, ड्रग रेजिस्टेंस होता है ना, ड्रग रेजिस्टेंस, काम ही नहीं करती है मेडिसिन। ऑन्कोलॉजी में बहुत हो रहा है, एक कीमोथेरेपी देनी शुरू करी थोड़ी सी, और वो रेजिस्टेंस, इतना एग्रेसिव कैंसर होता है कई बार, वो रेजिस्टेंस कॉज करता है। और पेशेंट्स को नहीं पता होता, केयर गिवर्स को नहीं पता कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ट्राई करे जा रहे हैं, पेशेंट्स बिल भरता जा रहा है और कुछ नहीं हाथ में आ रहा उसके। तो कोई तो बताए उसको। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पता लगता है कि कोई चीज कैसे चल रही है, प्रोग्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, थेरेपी और स्टैंडर्ड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन क्लिनिकल टर्म्स कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। राइट, तो वो चीज लोग आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट्स, अभी स्टैंडर्ड टारगेट्स क्या हैं, किन पे ऑलरेडी ट्रायल्स हो चुके हैं, उनकी स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे टारगेट सेलेक्ट किया जाता है। Once the target selected, what do you do? What do you do? आप लीडर को पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं फिर? उसको डिजाइन करते हैं। राइट, उसको हम वो चीज बोलते हैं जिससे चीजें बात हो, निगोशिएट करते हैं उससे। राइट, तो निगोशिएट कैसे करते हैं हम टारगेट से? उसको मेडिसिन दे के। राइट, सो लैब में टेस्टिंग होती है मेडिसिन की। किस तरीके से टेस्टिंग होती है? वी डिजाइन न्यू कंपाउंड्स, अगर नए कंपाउंड बनाने बात करके, है ना, और किसी मेथड से। और किसी मेथड क्या है उसका? एंटीबॉडी डिजाइन, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेस्ट उसका चेंज करके, है ना, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, CAR-T। आप लोगों ने सुना CAR-T का? इंडिया में CAR-T मैन्युफैक्चर नहीं होती है। आई थिंक बायोकॉन इज ट्राइंग टू डू दैट। CAR-T हम लोग नहीं करते। यहाँ से ब्लड लिया जाता है और वो सैंपल यूएस भेजा जाता है, वहां से CAR-T सेल्स बन के आती हैं और फिर पेशेंट को डिलीवर होती है, जिससे उनको एग्जिस्टिंग थेरेपीज कैंसर में काम कर सकें। और ये प्रोसेस पूरे इंडिया को चाहिए, लेकिन कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल ही कर पाते हैं, क्योंकि उनकी वो कनेक्टेड ही नहीं है। डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स को तो अभी GLP-1 तक की नॉलेज नहीं है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या करना है। आपको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि नया मेडिसिन आया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्टर के पास जाए और उसको ये बोले कि क्लिनिकली नया क्या चल रहा है, जो ये बताए कि इस
नई थेरेपीज क्या आ रही हैं और वो आपको कैसे उस पर डिसीजन लेना है, उनको वो आर्टिकल समझाए, उनको बताए कि दिस इज न्यू नॉलेज टू यू। जो उन्होंने अपने एजुकेशन टाइम में पढ़ लिया वो वहाँ पे उनका एक थोड़े टाइम बाद स्टॉप लग गया, उसके बाद बस वही है उनका, उतनी मेडिसिन पता है, उतने ही ट्रीटमेंट पता है, उसके बाद का नहीं पता है। तो कौन कर सकता है? आप लोग कर सकते हैं। आप लोग 4 मिलके एक कंपनी बना सकते हैं और इस तरीके की नॉलेज को लेके एक अपना सेंटर बना सकते हैं और डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, राइट? अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हैं कि हम नई मेडिसिन को लेके करते हैं। GLP-1 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऑन्कोलॉजी मेडिसिन से कर सकते हैं, नई नई क्लिनिकल ट्रायल्स की पाइपलाइन को एनालाइज कर सकते हैं, न्यू FDA अप्रूवल्स को देख सकते हैं, FDA अप्रूवल्स जैसी इंडिया में मैन्युफैक्चर आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। So much opportunity. मुझे तो पता नहीं कि कोई ये बोले कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं है। सब जगह मेरे को तो अपॉर्चुनिटी ही दिख रही है, इतना रिक्वायरमेंट है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। Coming back to target selection is very critical. It has to be clinically relevant. Clinical target. उसकी पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट पता होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, आपने अल्जाइमर ट्रीटमेंट के लिए एक टारगेट सेलेक्ट किया, बट टारगेट इज ऑल्सो हाईली एक्सप्रेस इन किडनी, सेम टारगेट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन किडनी, तो आप उसको यूज करोगे? It will not affect on the disease issue. आपको डिसीज पे जो इम्पैक्ट मिलेगा, किडनी भी खराब होने का डर है, राइट? क्योंकि किडनी में भी वो रिसीवर्स हैं, किडनी में तो डिलीवर नहीं करनी है, डिलीवर तो एक स्पेसिफिक टिश्यूज में करनी है, न्यूरॉन्स में करनी है, न्यूरोनल सेल्स में करनी है, ब्रेन में जाना है। तो बहुत क्राइटेरिया है। टारगेट का स्ट्रक्चर्स पता होगा तो आप डिजाइन भी अच्छी कर सकते हो। हैव यू सीन दैट द मूवी क्लिप, यू रिमेंबर? एंड बाइंडर्स बनाने की वो कब है? जब आपको टारगेट का स्ट्रक्चर पता, यू कैन डिजाइन एंड बेटर मेडिसिन फास्टर, तो तभी पॉसिबल है, राइट? टारगेट का बाकी लोगों के लिए क्या ओपिनियन है, पब्लिकेशंस कितने हैं, टारगेट के बारे में नोन फैक्ट्स कितने हैं। से काइनेजेस है, काइनेजेस की इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसके लूप्स इधर से उधर होते हैं, यहाँ होते हैं, इसकी बाइंडिंग साइट इधर होती है, इसमें एलोस्टेरिक साइट भी होती है। काइनेजेस की फैमिली इतनी बड़ी है कि एक काइनेजेस को ब्लॉक करो तो दूसरे भी ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो फैमिली है। तो ऐसे टारगेट्स लेने टफ होते हैं जिनमें स्पेसिफिक चाहिए। क्या आप घर में ऐसा लॉक लगाना चाहोगे जो पड़ोसी की भी चाबी से खुल जाए? क्योंकि आपका लॉक उसका लॉक बिल्कुल सेम है, लगाओगे ऐसा लॉक? तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो टारगेट्स भी इतने सिमिलर अगर हैं, जो है तो क्रिटिकल, क्लिनिकली रिलेवेंट है, लेकिन दे आर फैमिली ऑफ टारगेट जिसमें स्पेसिफिसिटी लाना, सेलेक्टिविटी लाना कि एक स्पेसिफिक इस टाइप के टारगेट को ही ब्लॉक करे, ऐसे कंपाउंड बनाने मुश्किल हो, वो डिफिकल्ट होता है। क्लियर? आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? Yes. क्यों बोल रहे हैं साहब? क्यों? हर चीज में बहुत डिटेल है, हर चीज में आप केवल ऐसा बोल के छोड़ नहीं सकते, और यही आपको डेप्थ डेवलप करनी चाहिए साइंस में। एंड देन यू कम विद अ टारगेट। सो वंस द टारगेट सेलेक्टेड, यू आइडेंटिफाई कि नए सेट ऑफ कंपाउंड या फिर थेरेपीज क्या बनेगी। अब थेरेपीज भी नई नई तरीके की इवॉल्व हो रही है। कार्डी इज वन एग्जांपल, बहुत ही अलग तरीके का मेथड है। जीन एडिटिंग का नाम सुना है आपने? क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 के AI के टूल्स आते हैं। जैसे आपने नाम सुना है किसी ने क्रिस्पर कैस9 पे काम किया है? कोई टूल का नाम सुना है आपने? AI के टूल्स आते हैं जो gRNA प्रेडिक्ट करते हैं, गाइड RNA बोलते हैं उसको, राइट? गाइड RNA प्रेडिक्ट करते हैं और उसके पब्लिकेशन मिलेंगे। चॉप इज वन ऑफ द tool which developed by Harvard Medical School,
और वो लोग यूज करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी हैं। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप वो सॉफ्टवेयर सीखिए, अच्छी सी लैब स्टैब्लिश करिए, या जहां जाना है वहां जाइए, आराम से आप काम करते हैं। बट यू हैव टू बी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनना आज डिफिकल्ट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपर्ट बनना आज की तारीख में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, you can get it answered by the help of AI. That's a big thing. Big difference. Very big difference. आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है आज की डेट में कि टीचर्स आपको बताएंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे। If you ask questions yourself, you can get the answers. Right? टीचर कभी भी पूरा तो सब कुछ तो कोई नहीं जानता। आप भी फ्यूचर में कोई भी चीज करेंगे, सब कुछ थोड़ी ना जान जाएंगे। जिस एरिया में आप एक्सप्लोर करेंगे उसमें ज्यादा जानेंगे, जिसमें आप इंटरेस्ट रखेंगे उसमें ज्यादा जानेंगे। तो ऐसे में जब इस 35 के सेट में 35 की अपनी अपनी एम्बिशंस हैं, 35 के अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, इंटरेस्ट एरिया डिफरेंट है, तो सारे 35 के सारे क्वेश्चन के आंसर तो टीचर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। टीचर क्या बता सकता है कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रोसीड, वो फायर आपको ही लानी है। वो फायर जो है ना, वो आपकी ही होनी चाहिए, और वही आपका काम है कि मैं कैसे उसमें आगे बढ़ूं। टॉपिक सेलेक्ट किया, दिस शुड बी टॉपिक फॉर माय लाइफ एंड आई रियली वांटेड टू गो डीपर एंड स्टार्टेड। जस्ट लाइक selection of a new therapies. Gene editing is one method, small molecule is another method, biotherapeutic antibody design is another method, gene editing is another, CAR-T is another method, RNA based therapeutics is another modern pharmacology based modalities. RNA therapeutics, have you heard the name Moderna? एक कंपनी का नाम है Moderna, modern RNA, that's a combined word Moderna। और वो अगर आप उसकी पाइपलाइन देखेंगे तो वो RNA बेस्ड थेरेप्यूटिक्स है। वो कब फेमस हुई? जब कोविड-19 में उसकी वैक्सीन आई, तब सबने रिकॉग्नाइज किया कि RNA बेस्ड थेरेप्यूटिक्स कुड बी गेम चेंजर इन दी होल पोर्टफोलियो ऑफ डिजीजेस। तो उसने बहुत गेन किया, और उस गेन का रीजन ये है कि उसकी पाइपलाइन जो है RNA बेस्ड थेरेप्यूटिक्स लोगों ने करा, पहचाना, एंड आज की तारीख में उनकी पाइपलाइन ठीक ठाक हेल्दी है। वो बहुत सारी थेरेपीज पे वो काम करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज पे काम करते हैं। सो ये आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी आपको थेरेपेटिक मोडालिटीज में रिसर्च करियर बनाना है। So once you select the target, what you do? You design new strategies, new compounds, new molecules, new therapies, and you test them. Pharmacology आ जाता है। Pharmacology में you test those new therapeutic modalities and see the in vitro effect, in vivo effects। Biologist हैं थोड़े बहुत, तो उसमें in vivo animal model पे आप टेस्ट कर रहे हैं, उनकी रीडिंग्स निकाल रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं। एवरी टाइम यू नीड टू डील विद डेटा, यू शुड फील वेरी कंफर्टेबल विद डेटा। यस, डेटा इज देयर, आई नो दिस इज हाउ यू कैन गेट द डेटा एंड दिस इज हाउ आई नो हाउ टू एनालाइज द डेटा। अब ग्राफ बनाए होंगे आप लोगों ने, राइट? किसमें ग्राफ बनाते हैं हम लोग? किस टूल में ग्राफ बना लेते हैं हम लोग? बार ग्राफ, पाई चार्ट, किसमें बनाते हैं? किसमें बनाते हैं? पावरपॉइंट में। चार्ट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं आप? आप असाइनमेंट करते होंगे, चार्ट होता है। अगर आपको से कैंसर के पेशेंट्स का सर्वाइवल देखना है तो कैपलन मेयर कर्व होता है। वो कर्व कैसे बन जाएगा? कैसे बनाएंगे आप? इन विट्रो ऐसे का रिपोर्ट बनाना है, सार डेटा एनालाइज करना है, बार ग्राफ बनाने हैं, एक्टिविटी वैल्यू रिपोर्ट करनी है, कैसे करेंगे? कौन सा टूल होता है? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं काम। कोपायलट से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में डेटा बेसिकली एंटर होता है। जहां भी डेटा आएगा वहां एक्सेल जैसा टूल आएगा।
पावर पॉइंट पिक्चराइज करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, बट एक्सेल बेसिकली डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने के लिए, राइट? आपका एक्सेल में हाथ फिनिश होना चाहिए, और उस ग्राफ को, चार्ट को बनाने के लिए छोटा सा है तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही पब्लिकेशन रेडी चाहिए और उसे पाइथन से एनालाइज करना है, लार्ज डेटा सेट करना है, डेटाबेस से क्वेरी करना है, कैसे करेंगे? यू नीड टू राइट द स्क्रिप्ट, स्मॉल प्रोग्राम लिखना है, कैसे करेंगे? वो सब बहुत आसान है आजकल, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और आपने जो स्पीड ब्रेकर लगा दिया ना कि ये तो हम नहीं कर सकते, बस वहीं पे डेड एंड है। वो स्पीड ब्रेकर नहीं है, दैट्स ए डेड एंड, देयर इज नो रोड फॉरवर्ड। वो चाहिए नहीं हमको, वो डिसीजन नहीं आना है कि दिस इज अ डेड एंड फॉर अस, ठीक है? सो लॉट ऑफ डेटा इज एनालाइज्ड for identification, generation of new therapies, modalities, and then people analyze and prescribe for synthesis, testing and animal testing. उसके बाद वो डिसीजन आता है क्लिनिकल ट्रायल का। बट जस्ट let me take a pause, और मैं पूछना चाहता हूँ if you have any questions so that we can see the impact of AI in each of them. कोई क्वेश्चन है आपका? Any questions you have? कोई चीज आपको क्लियर नहीं है, you want to ask? Ask, because if you ask, then only you will clarify your doubts. Okay? जितना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ड्यू डिलिजेंस है, उसमें अगर हम AI यूज करते हैं, मतलब फिर हमें AI को पहले तो डाटा ही देना पड़ेगा, फिर ये कुछ रिस्पॉन्स दे पाएगा? राइट, की बात सही है। डेटा निकालना आना चाहिए, डेटा एनालिसिस आप AI से कर सकते हैं। AI डेटा सिंथेसाइज कर सकता है, विल डू दिस एक्सरसाइज। डेटा सिंथेसाइज कर सकता है, बट दैट्स अ फेक डेटा। वो फेक डेटा का, अगर मैं कहूँ कि मेरे को फेक डेटा जनरेट करना है, इज ए गुड थिंग और ए बैड थिंग? AI कैन जनरेट फेक डेटा। फेक डेटा को बिजनेस लैंग्वेज में बोला जाता है से डमी डेटा, डमी। और थोड़ी शार्प रिफाइंड बिजनेस लैंग्वेज में बोला जाता है सिंथेटिक डेटा। सिंथेसाइज किया गया डेटा। Do you think synthetic data is good or bad? क्या होना चाहिए? How would you classify the synthetic data if there are only two classes, good or bad? बोथ का तो ऑप्शन दिया नहीं है मैंने, लेकिन ले लीजिए। बोथ कैसे है? एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, जस्टिफाई योर आंसर। गुड कैसे, अच्छा बैड कैसे है बता दीजिए। वो रॉन्ग एनालिसिस पे बनाना है, परफेक्ट किसी भी चीज के लिए वो किसी भी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन शो नहीं करता है, दैट्स ए फेक। सो फेक इज कि वो एक एग्जांपल सेट करता है कि कैसे वाकई चीज कर सकते हैं। राइट। सो क्या होता है जब आप एक टूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्लिनिकल ट्रायल में बहुत कुछ होता है, आप बिलीव ही नहीं करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल में इतना कुछ होता है। उसमें कई तरीके के सोफिस्टिकेटेड टूल यूज किए जाते हैं, इट्स कॉल्ड EDC, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। अब पेशेंट जा रहा है, पेशेंट की विजिट हो रही है, उसको बोलते हैं फर्स्ट FPFV, फर्स्ट पेशेंट फर्स्ट विजिट। से क्लिनिकल ट्रायल में इस सिटी में 4 सेंटर हैं, 4 सेंटर्स आर देयर फॉर क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है? तो उसमें 4 सेंटर से डेटा कलेक्ट हो रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं, आएंगे और पेशेंट जाएंगे। फर्स्ट डेटा में एंट्री किसकी होगी? जब चारों सेंटर से फर्स्ट पेशेंट किसी भी सेंटर में जाएगा और विजिट कराएगा, वो डेटा एंट्री पॉइंट शुरू हो जाएगा।
हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट पेशेंट फर्स्ट विजिट, FPFP। और ट्रायल खत्म कब होगा? जब चारों सेंटर से LPLV होगा, मतलब लास्ट पेशेंट लास्ट विजिट होगी, तो डेटा वहां पे आना बंद हो जाएगा। करेक्ट है? इन दोनों के बीच में ही डेटा आएगा। आपने टूल बना लिया और टूल बना के डेटा कैप्चर करने के लिए शुरू करा, देखा तो कोड तो खराब होने लगा, टूल तो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उसमें ऐसी चीजें आ गई हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको, तो वो पहले क्लिनिकल ट्रायल को हॉल्ट करें और फिर टूल को ठीक करें। क्या करें? तो उसके लिए जब ऐसी चीजें की जाती है तो एक सैंपल डेटा पे टेस्ट किया जाता है सिस्टम, दैट्स अ सिंथेटिक डेटा। आप कोई भी टूल बनाइए, आप कल एडवर्स इवेंट के लिए टूल बनाएंगे, जहां तक है विल डू दैट, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, आप सिंथेटिक डेटा बनाएंगे, बना सकते हैं सिंथेटिक डेटा। कितना टाइम लेंगे आप सिंथेटिक डेटा बनाने के लिए जिसमें 500 पेशेंट का डेटा हो, 500 पेशेंट डेटा, और उसमें 15 कॉलम्स हो, 500 records and 15 columns। कितना टाइम लगाएंगे आप? कितना टाइम आपको चाहिए सिंथेटिक डेटा बनाने के लिए? 2 to 5 2 to 5 hours। कैसे? खुद बनाना पड़ेगा, खुद इतना ही लगेगा। AI से बना लेंगे। हाँ, AI से तो AI से हम 2.5 hours क्यों लगाएंगे? AI से क्यों AI से गलत आएगा क्या? वो पहले मतलब आपको सिंथेटिक डेटा चाहिए लेकिन गलत नहीं चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट कि मेरे को सिंथेटिक डेटा चाहिए बट गलत नहीं चाहिए? क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या हो सकता है इसका मतलब? या मैं कहूं कि मेरे को एक अच्छा सिंथेटिक डेटा चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? रियल डाटा में क्या मेरे को अच्छा, क्या अगर मैं बोलूं मेरे को रियल सिंथेटिक डेटा चाहिए, इसका मतलब क्या है? कि मेरे को रियल डेटा चाहिए जो सिंथेटिक फॉर्म में है, या सिंथेटिक डेटा प्योर रियल होना चाहिए? रियल डाटा चाहिए जो सिंथेटिक फॉर्म। तो फिर सिंथेटिक कहाँ हुआ अगर रियल डेटा है तो? सर सिंथेटिक डाटा ऐसा होना चाहिए जिसे देख के ये पता ना चले कि ये नकली है। ये कि भी मतलब उसका जो डाटा होना चाहिए ना, जो सुन के लगे कि इस पेशेंट की इतनी एज है तो ये स्मार्ट। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। यही सिंथेटिक डेटा की क्वालिटी है। आप ऐसा डेटा बना रहे हो जो सेंस बना रहा है, सेंसिबल है। ऐसा नहीं कि आप पैरामीटर्स तो डायबिटीज वाले हैं और क्लासिफाई आप उसको अल्जाइमर कर रहे हो, ये नहीं है। मतलब थोड़ा सेंसिबली काम करना है, राइट? हमारे काम से ये पता लगना चाहिए कि इट इज डन बाय सम लेवल ऑफ प्रोफेशनल जो उस सब्जेक्ट को समझता है। ऐसा रैंडमली ऐसे बना देना सोल्यूशन नहीं है, पता लग जाता है। प्रोफेशनल क्वालिटी एंड ग्रेड जो है ना, वो पता लग जाता है आपके काम करने के मेथड से। सो वो हमको बनाना है। सो सिंथेटिक डेटा इज गुड, यू अंडरस्टैंड व्हाई, because it helps you to test the system that you are making for real data. Correct? Are you following me? Yes, sir. है ना? समझ में आ रहा है ना हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज खराब नहीं है, हमें पता लगना चाहिए। अभी जनरेटिव AI, चैट GPT एंड जेमिनाई, नैनो बनाना सुना है आपने? नैनो बनाना AI टूल जेमिनाई का जो फोटो बनाता है, अगर कोई उसको गलत तरीके से यूज करना चाहे तो बहुत कर सकता है। करते हैं लोग फेक प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। अभी पता है आपको फेक प्रिस्क्रिप्शंस, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? कैसे उसको आइडेंटिफाई किया था, पता लग जा रहा है, वो सब ठीक है, दैट्स फाइन। मतलब लोग गलत भी कर रहे हैं, बट उसको करने का सही तरीका भी हो सकता है। कैसे? फेक प्रिस्क्रिप्शन फॉर अस इज अ सिंथेटिक डेटा। इफ वी आर डूइंग अ मशीन लर्निंग एक्सरसाइज टू टेस्ट कंप्यूटर लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, हम एक ऐसा टूल बना रहे हैं जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन दे और उसमें से वो
मेडिसिन एंड अदर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एक डेटाबेस बनाते हैं। दैट्स अ रियल सिनेरियो कि हमें करना है। प्रिस्क्रिप्शन इतने आते हैं लेकिन उनका डिजिटल डेटा नहीं है, राइट? तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसके लिए सिंथेटिक डेटा बनाए, दैट्स फेयर। बट अगर कोई सिंथेटिक डेटा उस काम के लिए बनाए कि मेरे को जाके वो मेडिसिन लेनी है, इट्स अ रॉन्ग वे। सो एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लाई करती है? उसके यूजर्स पे डिसाइड करती है वेदर वी आर यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली और नॉट। मैं आपको एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल और भी दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट कपल ऑफ अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हाउ एआई हैज टू बी यूज्ड responsibly is called responsible and trustworthy AI। रिस्पॉन्सिबल, आपको पता है इसकी बहुत डिमांड है। ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल एआई के एडवोकेसी करते हैं। एडवोकेसी समझते हैं आप? एडवोकेट होता है ना? आप लोग एडवोकेट नहीं है, बट आप लोग एडवोकेसी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मिलकर एक नुक्कड़ नाटक करा, स्किट प्ले करा। क्या स्किट प्ले किया? अवेयरनेस फॉर सर्वाइकल कैंसर। At that point of time, when you are doing this, you are doing the advocacy, you are writing the blogs, okay, what should be done for cervical cancer. You are doing advocacy. When you are running the campaign, when you are doing a seminar and saying that this is what we need to do, you are doing the advocacy of that. If you are the flag bearer for saying, use this AI responsibly and trustworthiness in the AI, you are the advocate for that specific statement. So advocacy is required. We need you to have a passion for certain level of advocacy. आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स की एडवोकेसी करूंगा, इस तरीके से उनको अवेयरनेस दूंगा कि दे शुड नॉट फील ट्रैप्ड विद रॉन्ग मेडिकल एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल। Or I will tell them what is the actual picture worldwide for this specific treatment, right? तो उनके लिए वो help है, right? You are the advocate in that case. You are doing advocacy for certain level of people. So many things. Again, comes with the science. You can do all this or any of this only when you stick to your field with the highest level of commitment for the science. And very strong hand, I will use it AI responsibly. Always. Responsible AI is depend on me. It depends on the user. Tool कभी भी इतना चेक होके नहीं आ सकता, right? AI को अगर आप पूछें how to steal an OTP, पूछिए आप उसको, क्या बोलेगा? This is a wrong thing, we should not do, right? बट आप अगर से पूछ लें उससे कि ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा OTP निकाल लिया है और मेरे उसमें से पैसे चले गए, what could be the different method people have asked me to steal my OTP? Oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 methods will give. What does it mean? कोई भी टूल आप स्पिन कर सकते हैं, कोई भी चीज का बाईपास निकाल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमारी इंटीग्रिटी क्या है, हम उसको कैसे यूज करना चाहते हैं फॉर आवर पॉपुलेशन, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर पीपल, फॉर आवर फैमिली, फॉर एवरीबडी। वी नीड टू मेक श्योर वी यूज द राइट वे ऑफ द टूल्स। ओके, we'll take the lunch break. We'll come back in one hour, okay, and then we'll continue the interesting exercise on data connection, okay.